साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास हिंदी नेट सेट अध्ययन में, तो इसके हमने लगभग 11 भाग देखे हैं और आज 12 भाग देखने जा रहे हैं। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति नेट सेट जेआरएफ का हिंदी साहित्य से अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और चलिए पढ़ते हैं आज की झूठा सच उपन्यास के अगले भाग की ओर। आसिर से पहली मुलाकात में कनक ने जो उत्साह और आशा पाई थी, वह 5-6 सप्ताह के अनुभव से क्षीण होती जा रही थी। सरदार में उसके 5 लेख छप चुके थे। कारोल बाग में गांधी जी की प्रार्थना पर लिखे लेख में उसकी घटनाओं और वर्णन की शैली को लेकर निष्कर्षों का बिल्कुल बदल दिया गया था। शरणार्थियों की अवस्था पर लिखे लेख ठीक से छप गए थे, परंतु कनक के नाम के स्थान पर अजस खान खासनामा निगार विशेष संवाददाता द्वारा छपा गया था। इस काम के पारिश्रमिक के लिए वह आसिर जी की सज्जनता पर भी भरोसा किए थी। यानी वह यहाँ तक हमने देखा था क्या कि वह जो 2-4 लेख जो भी थे छापे थे, कनक कनक के लिखे हुए, कनक से नाम से न छापे थे, उनको एक विशेष संवाददाता ऐसा नाम दिया गया था। तो वह सब कुछ, उसका जो श्रेय था वह श्रेय आसिर जी को जाता था, इसलिए कनक ज़्यादा खुश थी। कनक को आसिर का अधिक निसंकोच होते जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार इनकार कर देने पर भी सिगरेट ऑफर करने का आग्रह, जीना उतरने या चढ़ते समय सहारा देने के लिए कमर पर हाथ रखने लगना कनक को संकोच और गिलगिली सी अनुभव होती थी। यानी यह भी हमने कल देखा था, जो भी वह निसंकोच असील जो है कनक को मदद कर रहा था, जो भी वह बार बार सिगरेट पीने के लिए देता था, लेकिन ये इनकार करती थी। लेकिन कभी वह सहारा देने के लिए कमर पकड़ता था, लिफ्ट में चढ़ते उतरते, सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते, तो उसको कुछ अजब सा लगता था कनक को। कनक अपने विचार में निधड़क थी, उसे रूढ़ियों की परवाह नहीं थी। आसिर के साथ चम्स स्पोर्ट क्लब में जाने पर उसे लगा कि अभी तक वह बहुत संकीर्ण जग में जी रही थी। यानी वह कनक ने जो है अपने घर के अंदर का ही प्रवेश देखा था, बाहर का कुछ वातावरण नहीं था। लेकिन वह कनक जो है आसिर के साथ चैम्प स्पोर्ट क्लब में जाती है और वहां जाने के बाद कुछ लोग शराब पी रहे हैं, कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, जैसे यह आम बात हो, ऐसा उसे लगता है कनक को। वहाँ ड्योढ़ी और गली के संसार में सीमित रहने वाली स्त्रियों की उपेक्षा अपने आप को स्वतंत्र और समर्थ समझती थी। यानी जो भी यह सब कुछ बाहर का माहौल देखकर कनक जो घर के अंदर जो बंद स्त्रियां थी, उससे बेहतर खुद की जिंदगी समझती थी या स्वतंत्र समझती थी। इस तरह के सम्मुख उसे अपनी न्यूनता जान पड़ी। कनक उस संध्या क्लब में सुनी बातचीत के कारण सांप्रदायिक सहिष्णुता अथवा भारत में मुसलमानों के अधिकार अथवा उसके लिए समस्थान की समस्या पर गहरी उलझन में पड़ गई। यानी जो भी वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम को लेकर जो बात चल रही थी, उसको लेकर वह गंभीरता से समस्या में गहरी सोच में डूब गई। क्लब के वातावरण में बहुत उत्तेजना थी। कश्मीर, बारामूल, पाकिस्तान, उड़ी, पट्टन आदि शब्द गूंज रहे थे। मिस्टर सिन्हा ने गांधी जी के प्रति क्रोध से उबलकर उस इतने जोर से मेज पर हाथ मारा था कि गिलास गिरते गिरते बज गए थे। यानी वहाँ जो क्लब का वातावरण में जो कश्मीरी, बारामूला, पाकिस्तान, उड़ी, ऐसे अनेक जो प्रदेश है, उन प्रदेश के शब्द उनकी बोलियों में गूंज रहे थे। इसी बीच में जो मिस्टर सिन्हा थे, वह गांधी जी पर क्रोध करते हैं और वह क्रोधित होकर जो सामने रखा हुआ टेबल है, उस टेबल पर जोर से अपना हाथ पटक देते हैं। एक छापट टेबल को मारते हैं, तो वह टेबल पर जो शराब के गिलास थे, वह गिलास हिल जाते हैं और वह गिरते गिरते बच जाते हैं। उन्हें क्रोध था कि ऐसे संकट की अवस्था में गांधी जी मुसलमानों को दिल्ली और भारत में से न
निकालने देकर देश के गले पर छुरी चढ़ा ले। यानी वह सिन्हा का कहना था कि जो भी मुसलमान है भारत में उसको निकाल देना चाहिए, लेकिन गांधी जी नहीं निकाल रहे। ऐसा करके वह हिंदू लोगों के गले पर सूली रखने का काम कर रहे, ऐसा उन्हें लग रहा था, इसलिए वह क्रोधित हुए। अगर हमारी सेना ने बारामुल्ला पर पाकिस्तानी मैकेनाइज यंत्र सज्जित सेना को रोक न लिया होता तो श्रीनगर पर निश्चय पाकिस्तान का कब्जा हो जाता था। यानी वह कह रहा है कि अगर हमारी सेना में बारामुल्ला यानी जो पाकिस्तान का जो सैन्य है उसको नहीं रोका होता तो आज श्रीनगर पाकिस्तान के कब्जे में होता था। आज वह भारत और पाकिस्तान आज भी उन दो किसका है इस पर वो विवाद चलते रहता है। नहीं, आज तो भारत का ही है। मेजर सोनी कह रहा है कि ब्रिटिश अफसर पाकिस्तानी आर्मी और रेडर्स को खुलेआम भेजकर कमांड कर रहे हैं। ऐसी हालत के अगर यहाँ मुसलमान बाओ साठ करने लगे तो मुसलमानों को यहाँ केवल अवसर की प्रतीक्षा है। यानी वह केवल अवसर पाकर यही जम जाएंगे, ऐसा वह कह रहे हैं। साबोटाज असीर बोला, साबोटाज क्या ये लोग तो क्रूप सहसा पिल्लव से दिल्ली पर कब्जा करने के लिए प्लान बनाए हुए थे। यानी वह कह रहा है कि असीर बोल रहा है साबोटाज को कि यह लोग तो पहले से ही दिल्ली पर कब्जा करने के लिए एक प्लान बनाया था, नियोजन करने थे। उसके घरों से फौजी बनो राइफलों कमीशन गनों के खंजीरें पड़ते गए थे। सरदार पटेल ने गांधी को सबूत दिए हैं पर वह मानता ही नहीं। पटेल बिल्कुल ठीक कहता है, हम ओवरनाइट नेशनल लिस्ट रात भर में राष्ट्रवादी बन जाने वाले मुसलमानों का भरोसा कैसे कर सके। यानी जो सरदार जी पटेल जो थे, जो उसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार भाई वल्लभ पटेल को, तो वह उन्होंने जो भी किया था ठीक किया था और वो मुसलमानों को निकाल देने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन गांधी जी ही की सुन नहीं रहे हैं। मिसेज बलूजा ने एक कश खींच धुआं छोड़ देने के लिए गहरे रंगे होठ खोलकर अपने मोती जैसे दांतों की झलक दिखा दी और पेंसिल से बनी भवें उठाकर बोले। यानी जो मिस बलूचा है वह सिगरेट पी रही है और सिगरेट पीते हुए वह मुंह से धुआं बाहर निकाल रही है और अपने दांत दिखाते हुए, चमकदार सफ़ेद दांत दिखाते हुए वह पेंसिल जो भवे है उसको ऊपर उठाकर बोल रहे हैं। यस हाउ डेंजरस इंटर इट इस उसने अपना सिगरेट सिंहा के धुएं की तार छोड़ते सिगरेट के समीप एक्सट्रैक्ट पर रख दिया और छोटे गिलास में शेरी का अंतिम घूंट ले लिया। यानी उसने जो है वह जो शराब जो सिगरेट रखकर शराब का घूंट पी लिया। आसिर ने समीप से जाते बैर को कह दिया, एक शेरी और फिर बैरे को रोककर मिसेज बलूजा ने पूछ लिया, या छोटा हिस्की हाय नाट। यानी वह बोलता है कि छोटी सी लेकर आओ। अच्छा चलने दीजिए, आपका साथ दूंगी। मिसेज बलूजा हंसी दी और बोली, गांधी तो हम लोगों को मरवा डालने पर तुला है। यानी जो मिस बलूचा है वह कहती है कि शराब का ग्लास लेते हुए कहती है कि गांधी जी तो हमें मरवा ही डालने पर उतरे हैं, ऐसा कह रही है। जानते हैं कनाड प्लेस वाले मामले में अजी वह तो इस बात पर तुला बैठा था कि सरकार रिफ्यूजियों को निकालकर मस्जिद को फिर से बनवा दे। यहाँ तो पटेल की हिम्मत है, उसने मामला रफा दफा कर दिया कि कांट डिपेंड ऑन गांधी। यानी वह गांधी जी का कहना था कि जो भी दंगा फसाद में मस्जिद गिरे है वह मस्जिद फिर से बना जाए, लेकिन वह जो सरदार भाई वल्लभ पटेल जी है उन्होंने वह संभाला। सिंहा ने एट्रेस्ट से सिगरेट उठाया तो उसके हाथ में मिसेज बलूचा का सिगरेट आ गया। यानी उसने जो सिगरेट था, एक्ट्रेस ने सिगरेट उठाया तो उसके हाथ में खुद का न सिगरेट होकर जो बलूचा मैम थी उसका सिगरेट उसके हाथ में आया था, बलूचा जी का। सिगरेट का लिपस्टिक से रंगा सिरा लाल दिखाई दे रहा था। कनक भूल बुझा देने को ही थी कि देखा उनकी आंखें मिल गई थी। मिसेज
बलूचा के होठों पर मुस्कान आ गई थी। कनक चुप रह गई, यानी कनक यह सब कुछ देख रही है और उसके जो सिगरेट पी रही थी जो बलूजा, तो वहाँ उसके सिगरेट के नोक पर जो ओटो की लिपस्टिक थी वह लगी थी और दोनों की आंखें मिल गई थी। एस्ट्रेस और बलूचा की, और वो दोनों एक दूसरे को देख रही थी और कनक भी उसको तरफ देखकर चुप थी। आसिल ने क्रोध प्रकट किया। इस समय हजारों रिफ्यूजी मस्जिदों मस्जिदों में क्या, पुराने किले के खंडहरों में भी है, जहाँ गीदड़ और चमगादड़ भरे रहते थे, सिर छिपाए हैं। गरीबों के कब्र उखाड़ उखाड़ कर किसी तरह सिर पर साया बनाया है। गांधी कहता है, मस्जिदों मकबरों से सबको निकाल दो, लोगों की जान बचाना ज़रूरी है कि उखाड़ खाली मस्जिदों को सिजदा करना ज़रूरी है। गांधी को मुसलमानों के फिनेटिक सेंटीमेंट का ख्याल है, हिंदुओं की जान का कोई ख्याल नहीं। मिसेज बलूजा ने नए गिलास से घूंट भरा तो आसिर और सिंहा ने उसका साथ दे दिया। यानी वहाँ कह रहा है आसिर कह रहा है कि वो अभी जो इस समय में दंगा फसाद है, भाग दौड़ है, तो उस समय में लोग जहाँ भी जगह मिलती है जहाँ भी जगह मिलती है छुपने के लिए, रहने के लिए, वहाँ रह रहे हैं। कब्रों में, बड़े बड़े किलों में, खंडहरों में, जहाँ भी जगह मिलती है, जहाँ जंगली पशु पक्षी रहते हैं, चमगादड़ ऐसे जो पक्षी रहते हैं, वहाँ पर रह रहे। इतना ही नहीं, जो स्मशान भूमि में जो कब्र रहती है, उस कब्र को निकाल कर वहाँ सिर छुपाने की जगह बना ली है, यानी रहने के लिए जगह बना ली है। तो गांधी जी को उनको बचाने की, जो भी लोग ऐसे समस्याओं में जी रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं, रुकने के लिए कोई जगह नहीं, स्मशान भूमि में या जंगलों में, खंडहरों में, किलों में रह रहे हैं, उनको बचाने की परवाह नहीं। उनको तो जो मस्जिद है, मकबरे हैं, उनको ठीक करने का पड़ा है, ऐसा वह असील जी कह रहे हैं। तो वह इसके ऐसा कहकर जो बलूचा जो थी वह नए गिलास में शराब भरकर घूंट लेने के लिए तैयार थी। तो उसका साथ देने के लिए, उसके साथ शराब पीने के लिए आसिर और सिंहा ने भी साथ दिया, यानी उसके साथ आसिर और सिंहा जो है वह भी शराब पीने लगे। मिसेस बलूजा ने घूंट भरकर कहा, हिंदुओं को तो पटेल ही बचाए हैं, गांधी और नेहरू तो हमें मरवा डालते हैं। यानी वह कहते हैं कि वह बलूजा मैडम जो है वह कहती है कि हमें तो सरदार भाई पटेल ने ही बचाया है, नेहरू और गांधी जी ने तो मरवाई डालने का प्लान बनाया। यानी जो गांधी जी जो थे, नेहरू जो थे, वह शांतिमय तरीके से सब कुछ सुलझाना चाहते थे, भाषण देकर, प्रार्थना करके। लेकिन सरदार भाई वल्लभ जो थे वह अहिंसात्मक थे, वह हिंसा करके, मार तोड़ करके ये करना चाहते थे। और यह एक मवालगट और जहालगट ऐसे जो शब्द है वह इस प्रकार यहाँ पर दिखाई देते हैं। और सरदार भाई पटेल जो थे वह हिंसात्मक कार्रवाई करने में बहादुर थे, या वह मार काट कर, लड़ाई करके हम उसको भगा देंगे ऐसा कहते थे, और हम शांतता स्थापित करने का, मार काट करने के बाद शांतता स्थापित करेंगे, ऐसा पटेल जी का कहना था। और महात्मा गांधी तथा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के पहले पंत प्रधान, तो वह इन दोनों का, गांधी और नेहरू का कहना था कि हम समझाकर या प्रार्थना करके ऐसे लोगों में शांति फैलाएंगे। तो इस बात पर वह बलूजा मैडम जो है वह कहती है कि गांधी और नेहरू तो हमें मरवा डालते हैं। असीर ने व्यंग मुस्कान से समर्थन किया, अरे भाई, नेहरू को मुसलमानों के लिए सहानुभूति होनी ही चाहिए, उसी कल्चर में पला है। अभी आसिर कहता है कि मुसलमानों के प्रति नेहरू का प्रेम उभर कर आना यह तो साहजिक बात है, सहज बात है, क्योंकि वह उसी कल्चर में, उसी संस्कृति में, मुसलमानों की संस्कृति में, कल्चर यानी संस्कृति में पला बड़ा हुआ है। सिंहा फिर उत्तेजित हो गया, खबर रोक दी गई है, इसने पूर्व बिहार में मुसलमानों को खत्म करने वालों को गांव पर हवाई जहाज से बम गिरवाए हैं। यानी वह सिंहा है, वह उत्तेजित होकर बोलता है कि ऐसी खबर सामने आई कि बिहार में मुसलमानों पर जिसने हमला किया, खत्म किया, उनके गांवों पर हवाई जहाज से बम गिरवाए गए हैं और उसमें सैकड़ों हिंदू लोग मारे गए हैं। मैं कहता हूँ, सिंहा ने फिर मेज पर हाथ पटका, यानी इतना कहकर वह गुस्से से बेचारा हाथ टेबल पर पटकता है। गांधी पूर्वी बिहार में जाकर देखे, जिंदा लौट आए तो कहना उनकी यह हरकतें हैं और पाकिस्तान बढ़ा चला आ रहा है और यहाँ से ये उसके एजेंटों
में पनाह दे रहे हैं। यानी वह कहते हैं कि सिंहा जो है वह कहता है कि गांधी जी एक बार पूर्व बिहार में यदि गए तो वो जिंदा लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत दंगा फसाद हो रहे हैं और पाकिस्तान के लोग हैं वह भी यहाँ यहाँ दौड़ते हुए आ रहे हैं और उनको पनाह दे रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं, ऐसा वह सिंहा कह रहा है। नेशनलिस्ट और पेट्रियाटिक राष्ट्र और देश का भक्त हो नहीं सकता। मैंने खुद हजरत मोहानी को कानपुर में आम जलसे में ऐलान करते सुना। यानी जो मुसलमान का जो था वह मोहानी वह वहाँ पर भाषण दे रहा था, तो वह कहता है कि मैंने खुद मुसलमानों को अपना राज्य स्थापित करते हुए या अपना अधिकार बताते हुए देखा है। इनके इनकलाब ने क्या कहा है? आसिर ने टोक दिया, मुस्लिम है हम वतन सारा, जहाँ हमारा हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। यानी वहाँ जो आसिर है वह कहता है कि मुस्लिम है, यह सारा जो वतन है हमारा है, वो सारा जो है वह हिंदुस्तान हमारा है, ऐसा वह कहता है। कनक का मन यह बात सुनकर बहुत भारी हो गया। राष्ट्र विरोध को कैसे सहा जा सकता था? राष्ट्र के लिए संकट था, राष्ट्र के प्रति जोखिम नहीं सही जा सकती थी, जोखिम के प्रति सतर्क होने का विरोध कैसे किया जा सकता था? यानी वह कहते हैं कि जो कनक जो थी वह कनक यानी एकता के साथ चल रही थी, तो वह विरोध करते थे। तो यह सुनकर जो असीर की बात सुनकर यह थोड़ी सी ये हो जाती है और उलझनों में फंस जाती है। वह पूरा हिंदुस्तान पर प्रेम, राष्ट्र प्रेम दिखाना चाहती है और यह कैसा विरोध करते ऐसा सुनकर वह दुखी हो जाती है। क्लब से लौटने से पहले असीर ने सिंहा से कनक का परिचय देते समय अधूरी छोड़ दी बात को फिर उठाया। यानी जो क्लब से लौटते समय जो असीर है वह सिंहा जो है उसको कनक का परिचय करवा के दे रहा है, तो वो देते देते बीच में छूट गया था, तो आप पूरा कर रहा है। कनक जी की कलम में बहुत जोर है, पंजाब के बहुत पुराने क्रांतिकारी आदरणीय राजनैतिक कार्यकर्ता की पुत्री है। यानी वह असीर सिंहा को कह रहा है कनक का जो लेखन है, कनक जी जो कलम है वह बहुत जोरदार है, यानी अच्छा लिखती है। और वह पंजाब में जो क्रांतिकारी दल था उसमें उनके पिताजी राजनैतिक कार्यकर्ता थे, तो उनकी वह पुत्री है। इनका बहुत नुकसान हुआ है, मकान और बहुत बड़ा प्रेस लाहौर में रह गए हैं। वह कहता है कि इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो भी प्रेस था, जो भी मकान था, वह सब कुछ लाहौर में छूट गया है। सरदार में इनके 6-7 कनक जी कितने 6 मजमूम शाया हुए हैं, लोगों ने बेहद पसंद किए हैं। सटनली इनकी हेल्प करना तो हमारा फर्ज है, सिंहा ने स्वीकार किया। यानी वह असीर कहता है कि इनके तो छः लेख छाप चुके हैं, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किए, तो हमारा काम है कि इनकी मदद करनी चाहिए। तो सिंहा कहता है स्वीकार है, मैं भी मदद करूँगा। पंडित गिरधरलाल जी राजनैतिक कारणों से भी सिद्धांत से च्युत हो जाना उचित नहीं समझते थे। वे राजनीति को क्षणिक और सिद्धांत को स्थायी समझते थे। यानी वह गिरधरलाल जो पंडित जी जो राजनैतिक जो सिद्धांत है उसको तो वह एक क्षणिक यानी राजनीतिक जो कारण होता है वह सैनिक होता है, लेकिन जो सिद्धांत होते हैं उसके वह सिद्धांत स्थायी होते हैं, हमेशा रहने वाले होते हैं। कुछ राजकीय जो कारण होते हैं वह कारण तो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, मगर उसके पीछे का जो सिद्धांत होता है वह सिद्धांत हमेशा हमेशा के लिए होता है, स्थायी होता है, ऐसा वह पंडित यानी कनक के पिता सोचते हैं। वे गांधी जी और पंडित नेहरू की नीति के समर्थक थे। उनका कहना था जब इंडिया को सेक्युलर स्टेट धर्मनिरपेक्ष राज्य माना है तो प्रजा में हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेद करने की, मुसलमानों को बर्दाश्त न करने की पालिश सुन्नत गलत है। यानी वह कहते हैं कि जब इंडिया को सेक्युलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य माना ही है, जो गांधी और नेहरू ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सब हम एक है, तो हिंदू मुस्लिम ऐसा भेद करना नहीं चाहिए। हिंदू को भी या हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको एकता के साथ देखना चाहिए और उनको तभी हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष जो तत्व है हमारे
संविधान में वह पूरा होगा। हम ट्रेडरों देशद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन मजहब से ट्रेडर का इम्तियाज़ निर्णय गलत बात है। यानी वह कहता है कि जो भी वहाँ ऐसे दंगा फसाद भड़का रहे हैं, जो भी हिंदू मुस्लिम में अलग अलग कर रहे हैं, ऐसे जो देशद्रोही है उससे उसको माफ़ी नहीं होनी चाहिए, वह जो गलत है। हिस्ट्री में क्या हिंदू ट्रेडर्स नहीं है? वह कहते हैं कि हिस्ट्री में यानी इतिहास में जो हिंदू क्या इतिहास में यानी इतिहास जो हुआ है उसमें हिंदू लोग भी देशद्रोही है और मुसलमान भी है। यह मजहबी इश्तिआल का जहर मुल्क को ख़त्म कर देगा। यानी यह भी जो धर्म अंधता जो है, जो धर्म को लेकर हिंदू मुस्लिम यह जो धर्म है इसको लेकर जब दंगा फसाद हो रही है, इसके लिए जो मुल्क है, सारा जो देश है उसको ख़त्म कर देगा ऐसा आंतरिक हिंसा। मेरे भाई अभी ने सिखिस्तान की बातें सुनाई देने लगी है। खुदा जाने आइंदा क्या होगा। यानी अभी तक तो आगे का ये हो रहा है और इसके बाद क्या होगा भगवान जाने। अगर मजहब को पॉलिटिक्स की बुनियादी बना लिया गया तो सिख, आर्य समाजी, सनातनी जैसी सब अलग हाक मारेंगे। मेरे भाई मैंने तो पंजाब में सनातनियों और आर्य समाजियों को भी एक दूसरे के सिर तोड़ते देखा है। यानी वह कहता है कि अभी तो हालत बिगड़ नहीं है, लेकिन मैंने जो है हिंदू हिंदू को ही मार रहा है, यह मैंने पंजाब में देखा है, ऐसा वह कहते। कनक को पिता का दृष्टिकोण ठीक जचता था। मन में आता इस समय पुरी जी यहाँ होते तो किसी पत्र में इस समस्या पर बहुत अच्छा प्रकाश डाल सकते थे। यानी वहाँ कनक जो थी, उनके पिता गिरधर लाल पंडित जी जो थे वह कनक के पिता थे और वह पिता के विचारों पे विचार इसको अच्छे से समझते थे। यानी वो पिता के विचारों पर कनक चलती थी और वह सोच रही कि इस समय में मेरे पति सचदेव पुरी यदि यहाँ पर होते तो यह जो समस्या है देशद्रोही की, जो धर्म हिंदू मुस्लिम में जो हिंसा हो रही है, उस पर ज़रूर वह कुछ ना कुछ लेख लिखते थे, ऐसी कनक सोच रही है। कनक के मन में पुरी की स्मृति उग्र रूप में जाग उठी थी। लखनऊ में स्थाई जी के अवस्थी जी के नाम लिखे पर पत्र उत्तर उसे मिल गया था। उत्तर मुझे पंत ने दिया था। कुछ ही पंक्तियाँ थी परंतु सांत्वनापूर्ण थी। यानी जो पत्र लिखा था तो उस पर कुछ उत्तर मिला था, लेकिन जो थोड़ी ही पंक्तियाँ थी लेकिन कुछ सांत्वना देने के लिए, मन को धीरज देने की उसमें बात थी। आपके पहले पत्र का उत्तर हमने नैनीताल के पत्ते पर दिया था, शायद आपको मिला नहीं। आप यहाँ आएगी तो जो भी संभव होगा किया जाएगा। आप जाए तो हमारे यहाँ ही ठहरिए। यानी जो वहाँ पर और जो नैनीताल को पत्र लिखा था तो उसका उत्तर आया था। उन्होंने लिखा था आपके जो पहले पत्र थे उसका उत्तर नैनीताल के पते पर भेज दिया है और आप वहाँ नहीं थे, तो आप वहाँ जाइए और तो जाएगी तो हमारे ही घर ठहरिए, ऐसा वहाँ का उत्तर था। कनक को चिंता हो गई। लखनऊ से आया उत्तर राम प्रकाश ने टेक्स नहीं किया। शायद पुरी जी का भी पत्र आया होगा और उसने टेक्स नहीं किया। यानी वह कहती है कि वहाँ पर जो राम प्रकाश है उसने ऐसे ही पत्र लिखकर भेजा है, लेकिन जो पुरी का जो पत्र है वह पत्र न भेजकर उन्होंने उत्तर दिया, तो शायद पुरी का ही पत्र होगा, ऐसा वह समझ रही है, सोच रही है। उस पत्र में उन्होंने अपना पता ज़रूर लिखा होगा। उत्तर न पाकर अब वे क्या लिखेंगे। कनक ने उतावली में एक पत्र नैनीताल के पोस्ट मास्टर को लिख दिया कि विमल विला के पते पर कोई पत्र आया हो तो नया हिंदी प्रेस दिल्ली के पते पर भेज दीजिए। यानी वह कहती है राम प्रकाश को पत्र लिखकर कोई विमल विला के नाम से कोई पत्र आया हो तो उसको तुरंत ही नया हिंदी प्रेस दिल्ली नाम के पते पर भेज दीजिए, ऐसा उन्हें लिखा। कनक ने विचार भेद के कारण दिल्ली में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने लिए स्थान न देखकर और लखनऊ में अवसर की आशा पाकर पिताजी से लखनऊ चले जाने की बात की। यानी दिल्ली में कहीं पर जॉब नहीं मिलता था प्रेस में, तो वहाँ लखनऊ में कुछ अवसर मिलते हैं क्या, वहाँ ढूंढने के लिए जाने वाली थी, तो वहाँ पिताजी से बात कह रही थी। पंडित जी ने सिद्धांत रूप से कनक के विचार का विरोध न कर सकने
न कर उसे धैर्य से दिल्ली में ही यत्न करने की सलाह दी। यानी उन्होंने उन्होंने कनक को रोका, लेकिन उसके धैर्य को कम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मगर तुम दिल्ली में ही प्रयत्न करो जॉब ढूंढने का। बेटी, डेढ़ डेढ़ महीना होता ही क्या है, लोग तो साल डेढ़ साल अप्रेंटिस रह जाते हैं, तब कहीं जाकर जगह मिलती है। लाइफ इज़ ए स्ट्रगल। यानी वह कहते हैं कि डेढ़ महीना ही तो हुआ है, डेढ़ महीना तो कुछ नहीं, लोग साल साल डेढ़ डेढ़ साल अप्रेंटिस यानी प्रैक्टिस के दौर पर ही रहते हैं, तब जाके कहीं उसको जगह मिलती है, तब जाके उसको वो नौकरी मिलती है। और लाइफ जो है वह स्ट्रगल है, यानी समस्याओं से भरी हुई है, ऐसा करते हैं। और लाइफ में बहुत सारा काम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। बुधवार 5 नवंबर 1947 के पत्रों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ था। हिंदू मुसलमान दो पृथक जातियों अथवा राष्ट्रों के सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोगों के लिए हमारे राज्य में स्थान नहीं है। यानी बुधवार को 5 नवंबर 1947 में एक पत्र प्रकाश, जो भी समाचार पत्र था, उसमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनका एक वक्तव्य या उनका एक भाषण, उनका एक लेख छपा था। उसमें लिखा था, हिंदू मुसलमान दो पृथक जातियों अथवा राष्ट्रों के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। यानी वहाँ जो हिंदू मुस्लिम एक ही है, ऐसा जो मानते हैं, उसको देश में स्थान नहीं है, या उत्तर प्रदेश में स्थान नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। किसी व्यक्ति के मुसलमान होने के कारण राज्य से निकल देने का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, और न अपने आप को भारतीय न समझने वाले व्यक्तियों को देश में रहने दिया जा सकता है। यानी वह कहते हैं कि किसी व्यक्ति मुसलमान होने के कारण राज्य से निकल देने का, यानी कोई मुसलमान है तो उसको राज्य से निकाल देना उचित नहीं है, या कोई ये ऐसा वह कहते हैं। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान सरकार के एक तार का भी उल्लेख किया था। पाकिस्तान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक तार द्वारा राज्य में मुसलमानों की स्थिति के विषय में पूछा था। यानी जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री थे, उन्होंने एक तार भेजा था पाकिस्तान के मंत्री को, पाकिस्तान सरकार को। तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ के मुसलमानों की स्थिति क्या है, ऐसी उन्होंने पूछताछ की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उत्तर था, उत्तर प्रदेश की स्थिति के विषय में प्रश्न करने का अधिकार उत्तर प्रदेश की जनता को है अथवा भारत सरकार को है, अन्य किसी देश को नहीं। यानी वह पाकिस्तान सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की स्थिति पूछी, तो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में पूछने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार का है या भारत सरकार का है, मगर किसी अन्य देश के सरकार का हालचाल, जनता का हालचाल पूछने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा था। अन्य किसी देश को नहीं। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर आक्रमण कर दिया जाने की अवस्था में हम उनके किसी भी प्रश्न पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। यानी वहाँ जो आक्रमण हो रहा था पाकिस्तान का कश्मीर पर, तो उसके लिए वह अन्य की स्थिति पर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। मुस्लिम लीग के डिप्टी लीडर मिस्टर लारी का भी वक्तव्य था। जिस मुस्लिम लीग के प्रधान मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना थे, उस मुस्लिम लीग का अब भारत में कोई अस्तित्व या अधिकार शेष नहीं। यानी जो मुस्लिम लीग के जो डिप्टी लीडर थे मिस्टर लारी, वह उनका वक्तव्य था, जिस मुस्लिम लीग के प्रधान मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना थे, यानी जो मुस्लिम लीग पक्ष था, उसका जो प्रधान था, उसका जो कार्यकर्ता था मोहम्मद अली जिन्ना थे, उस मुस्लिम लीग का अब भारत में, यानी जो मुस्लिम लीग का भी अब भारत पर कोई अधिकार नहीं है, ऐसा वह कौन कह रहा है? मुस्लिम लीग के डिप्टी लीडर। यानी जो मुस्लिम लीग का होकर ही मुस्लिम लीग के जो पक्ष है, उनके ही पक्ष के लोग, उनको ही पक्ष के लोगों से कह रहे हैं कि अब उनका भारत पर कोई अधिकार नहीं। और पंडित जी को यह बयान बहुत पसंद आए थे। वे उत्तर प्रदेश के लोगों के गंभीर स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। यानी यह सब कुछ पढ़कर पंडित जी को कुछ अच्छा लग रहा था और वह उनकी प्रशंसा कर रहे थे। कनक ने तुरंत लखनऊ जा सकने की अनुमति मांगी। तो कनक ने लखनऊ जाने के लिए अनुमति मांगी। पंडित जी ने कह दिया, बेटी, ऐतराज़ कुछ भी नहीं है, पर यह ज़रा सोचने समझने की बात है। इस एतवार महेंद्र जालंधर से आएगा, उसकी भी राय ले जल्दी जा। तो वह कहता है कि जाने के लिए कोई बात नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, मगर एक बार जब वह जालंधर से महेंद्र आएगा,
तब उसकी एक बार उनसे बात करके जाना, ऐसा वह कहते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के नेशनलिस्ट मुसलमानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिड़ला भवन में गांधी जी के समीप जाकर दुहाई दी थी कि मुसलमानों का पाकिस्तान भेजा जाना रोक दिया जाए। यानी जो बिहार और उत्तर प्रदेश है, उन्होंने जो दिल्ली में नेशनलिस्ट जो गांधी जी थे उसके सामने आकर उन्होंने प्रार्थना की थी, दुहाई मांगी थी कि आप जो भारत के मुसलमान पाकिस्तान भेजे जा रहे उनको रोक दिया जाए। ऐसा उन्होंने प्रार्थना की थी, याचना की थी। सरकार उनके भारत में ही निर्भय होकर रहने का प्रबंध करे। यानी आप जो हिंदुस्तान से यानी भारत से पाकिस्तान जो भी मुस्लिम लोग भेजे जा रहे हैं उसको भारत में ही रोककर उसको भारत में ही कहीं सुरक्षा देकर रहने का प्रबंध किया जाए, ऐसा वे कह रहे हैं। गांधी जी ने इस संबंध में अपनी संध्या प्रार्थना में रेडियो पर बिंडाल भवन से बहुत द्रावक या जोरदार अपील की थी, जो मुसलमान भाई सांप्रदायिकता से दूर और राष्ट्रीय भावना के पक्ष में रहे हैं, जो अपने आप को भारत के राष्ट्र का अंग समझते हैं, इस देश को अपनी मातृभूमि मानते रहे हैं, उन्हें अपनी मातृभक्ति की गोद से धकेल कर निकाल देना भयंकर अन्याय है। तो गांधी जी ने जो रेडियो पर भाषण देते हुए या प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, जो भी आप मुसलमान लोग हैं, जो भी मुस्लिम धर्म के हैं और जो मुस्लिम लोग हैं, जिन मुस्लिम लोगों को या मुस्लिम धर्म के लोगों को भारत के प्रति प्रेम है, अपने राष्ट्र भक्ति के प्रति प्रेम है, वहाँ आप भारत में ही रहे, यानी उसको भारत से आप कोई निकाल नहीं सकता, ऐसा वे कह रहे हैं। अपने विचारों को स्वतंत्रता से लिख पाने का अवसर न देखकर और लिखने का कोई आर्थिक लाभ भी न देखकर कनक ने सप्ताह भर से कुछ नहीं लिखा था। यानी वह जो कुछ भी कनक ने लिखा था उसके लिए कुछ आर्थिक लाभ नहीं था, यानी कुछ पैसे भी नहीं मिले थे। यह देखकर कनक ने कुछ भी नहीं लिखा था एक सप्ताह से। परंतु गांधी जी की इस अपील के समर्थन और अन्याय के विरोध के लिए वह बेचैन हो उठी। 2 दिन में भी मन शांत नहीं हुआ। यानी वो गांधी जी ने जो वक्तव्य किया वह देखकर वह बेचैन होकर सोचती रही। उसने एक छोटा सा लेख लिख डाला, तभी वह सोचकर एक छोटा सा लिख डाला। उसका तर्क था, यदि मातृभूमि से निकाल दिया जाना हम पर अन्याय था तो भारत न छोड़ना चाहने वाले मुसलमानों को भारत से निकाल देना भी अन्याय है। यानी वह कहती है कि लाहौर को, यानी जो कनक जो है वो उस समय के है, तो पाकिस्तान के यानी उस प्रदेश से हिंदू को, कनक को उनको निकाल दिया है, यह अन्याय है। तो यहाँ से मुसलमानों को न निकाल देना, यहीं पर रुकना, यह भी एक अन्याय है, ऐसा वो सोच रही। अन्याय का अनुकरण करना अन्याय का समर्थन करना ही है। यानी अन्याय का अनुकरण करना, यानी जो अन्याय हुआ है उसका ही अनुकरण करना, वह अन्याय का ही समर्थन करने जैसा बराबर है। कितना सुंदर वाक्य है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। मुसलमानों को भारत से निकाल देना ही अन्याय है। अभी यहाँ का ये वाक्य सुनिए, अन्याय का अनुकरण करना अन्याय का समर्थन करना ही है। यानी कहीं और अन्याय होता है, मैं उदाहरण बताता हूँ, किसी दूसरे घर में स्त्रियों पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और वही अन्याय अत्याचार हमारे घर में करते हैं और कहते हैं कि हम अन्याय का समर्थन नहीं करते, लेकिन वो अन्याय को अपनाने जैसा है, अन्याय का समर्थन करने जैसा है। यह जो वाक्य है कनक द्वारा कहा हुआ, कितना जीवन में सीख देने वाला वाक्य है, ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है। उसे विश्वास था कि मानवता और न्याय के नाते इस लेख को असीर अवश्य ही छाप देंगे। यानी उसने जो लिखा है कनक ने, वह मानवता और न्याय के नाते वहाँ जो असीर है वह अवश्य छापेंगे। असीर दोपहर बाद 3 से 6 तक दफ्तर में अवश्य रहते हैं। कनक उसी समय गई, यानी दोपहर के समय में 3 से 6 बजे के बीच में जो असीर है वह अपने ऑफिस में रहते हैं। तब उस समय में कनक गई। असीर ने उसके इतने दिन न आने के लिए उपलांभ दिया, यानी इतने दिन न आने का कारण पूछा और उस पर दुख व्यक्त किया। चाय मंगवाई, 2-4 मजाक किए और फिर कनक का लेख पढ़ा। असीर का चेहरा गंभीर हो गया। लोगों का अपनी मातृभूमियों से बिछुड़ना
क्या पाकिस्तान के सिद्धांत का और दो जातियों के सिद्धांत का परिणाम नहीं है? आसिल ने पूछा। जो आसिल ने कनक के लिए चाय मंगवाया और वह दो चार ऐसे ही मजाक किए, मजाक बोले, भरे बोल बोले, शब्द बोले और फिर वह लेख पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा कि लोगों का अपनी मातृभूमियों से बिछुड़ना, यानी अपने मातृभूमि, अपने देश से बिछड़ना और पाकिस्तान के इस सिद्धांत का और दो जातियों के सिद्धांत का परिणाम नहीं है। यानी वह कहता है कि लोगों का अपने देश से बिछड़ना, अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना, क्या यह पाकिस्तान सिद्धांत पर का परिणाम नहीं है? आसिल ने पूछा। ऐसा कनक से पूछा। लेकिन दिल्ली में शेष या भारत के शेष रह गए मुसलमानों ने तो हमें लाहौर से नहीं निकाला। अभी वह कनक बोल रही है, उसका उत्तर दे रही है। तो हमें यह तो सही है, लेकिन हमें जो लाहौर में या जो लाहौर में मुसलमान थे, जो पहले से ही भारत में मुसलमान थे, उन्होंने तो हमें नहीं निकाला, लाहौर से नहीं निकाला। यानी पहले के जो वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने तो हमें नहीं निकाला, मुस्लिम लोगों ने। दो जातियों के सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग तो सोए चले गए हैं। यानी वहाँ कहती है जो भी लोग दो धर्मों में, दो जातियों में भेद करते थे, वहाँ लोग तो पहले ही चले गए हैं। आप जो शेष बचे हैं, वहाँ केवल मानवता के नाते हैं, वहाँ केवल इंसान है, वहाँ अन्य जाति धर्म के न होकर केवल हिंदुस्तान के हैं। ऐसा उसके वाक्य का अर्थ होता है। यह लोग दूसरों के अपराधों का दंड क्यों भोगे? कनक ने भी प्रश्न किया। तो वह कहती है, यह तो निरपराध है। जो भी लोग धर्मांधता या जाति पातियों को लेकर झगड़ा करते थे, दंगा फसाद करते थे, वो तो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान कब गए, जा चुके हैं। और पाकिस्तान के जो भी लोग हैं हिंदू, वहाँ भी आ चुके हैं। लेकिन अभी जो शेष बचे हैं, वहाँ तो एक इंसान है, किसी धर्म के नहीं है, किसी जाति के नहीं है। क्या उन निर्दोष लोगों को अपराध भोगे? यह कौन? वह कहती है, यह लोग दूसरों के अपराध, यानी जिसने अपराध किया है वह तो जा चुके हैं, अभी यह तो निर्दोष है, लेकिन उनके अपराधों का दंड यह क्यों भोगे? ऐसा कनक ने प्रश्न असील से किया। हमारे प्रति इस शत्रुता और अन्याय का कारण इस्लाम का विश्वास है। इस्लाम को मानने वाले हमारे शत्रु बन गए हैं। अब असील कहता है कि जो भी शत्रु है, जो भी इस्लाम धर्म मानते हैं, इस्लाम पर विश्वास रखते हैं, वह हमारे शत्रु है, दुश्मन है। क्या इनका इस्लाम कोई दूसरा इस्लाम है? असील ने कनक को निरुत्तर कर देने के लिए पूछा। अभी जो है, फिर असील ने पूछा कि हम जो मानते हैं इस्लाम, वह इस्लाम और इनका दूसरा इस्लाम है क्या? ऐसा वो कनक को निरुत्तर, यानी कनक कोई उत्तर दे न सके, इस उद्देश्य से उसने पूछा। नहीं, शत्रुता के कारण आर्थिक थे, कनक ने कहा शत्रुता के कारण आर्थिक थे। छोड़ो न इस बात को। असील ने बात समाप्त कर दी। यानी कनक जो है, उसके प्रश्न का सही एक सटीक तरह से उत्तर दे रही थी। तो वह जो असील है, कह रहा है कनक से, छोड़ो न इस बात को। असील ने ऐसा कहकर बात को समाप्त किया। आज क्लब चलो, तुम उस दिन के बाद गई ही नहीं। वह कहता है कनक को, असील, आज तुम क्लब चलो, उस दिन से तुम आई ही नहीं या क्लब गई नहीं। इच्छा नहीं है, बहुत देर हो जाती है। मिस्टर सिन्हा तुम्हारे बारे में 2 बार पूछ चुके हैं। सूचना विभाग के फ्लैटमैन लिखने का काम देना उसी के हाथ में है। 200-250 मिल जाता है। अगर उससे कोई सहायता लेनी है तो मिलना ही चाहिए। वह कहता है, अभी आसिर कहता है कि जो सिन्हा जो है, वह जो सूचना विभाग है उस वहाँ पर काम करते हैं और उनसे कुछ मदद मिल सकती है और वहाँ पर लेख छपने से 200-250 रुपये मिल सकते हैं, तो उनकी सहायता होती है, तो उनसे मिलना ही चाहिए। ऐसा कनक से आसिर कहता है। अब कनक कहती है, आज नहीं जा सकूंगी। कनक अपना क्रोध वश नहीं कर पा रही थी। यानी जो भी बातें थे, वह बातें सुनकर, आसिर की बातें सुनकर कनक को क्रोध आया था, गुस्सा आया था, और वह कहती है कि आज नहीं जा सकूंगी, और वह अपना गुस्सा जो है वह रोक न पाई। कनक घर लौट रही थी। सिल वाली गली के मोड़ से ही देखा कि उसके मकान के सामने बहुत भारी भीड़ थी। यानी कनक आ रही थी तो वहाँ पर देखा कि उसके मकान के सामने बहुत भारी भीड़ थी, बहुत लोग थे। लोग उत्तेजित होकर बहुत ऊंचा बोल रहे थे।
पंडित जी की आंत की चिल्लाहट भी सुनाई दे रही थी। यानी वहाँ जो थे वहाँ भारी भीड़ थी और अंदर से पंडित जी की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। कनक डर गई, क्या बेघर बार लोगों की भीड़ स्थान के लिए फिर उसके मकान पर टूट गई। यानी वहाँ कनक सोचने लगी कि जो भी बेघर लोग हैं वहाँ फिर से जगह के लिए आए हैं, इतनी भीड़ को कैसे लांघ सकेगी, क्या करे। वहाँ कहती है कि इतनी भीड़ को आप कैसे लांघ सकेगी, कैसे जा सकेगी, अब क्या करे। समीप आने पर पंडित जी का भरिया हुआ ऊंचा शोर सुनाई दिया, मेरे पास इनके हाथ का लिखा कागज मौजूद मौजूद है। यानी वह कहता है कि जो भी कागजात थे उस मकान के, तो पंडित जी कह रहे हैं कि मेरे पास इनका जो जायदाद का कागज़ है वह है। भीड़ में से किसी ने पंजाबी में कहा, तुम परवाह न करो, देखोगे तुम्हें यहाँ से कौन निकालता है। तो कोई पंजाबी कहता है, तुम परवाह न करो, मैं देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ से कौन निकालता है। दूसरे ने उत्तेजना में गाली दी, को काट कर टुकड़े कर देंगे, यह गांधी हमारा बेड़ा करक कराएगा। यानी वह किसी ने कहा कि कौन यहाँ से निकालता है, देखते हैं, यह जो गांधी का जो तत्व है, गांधी जी जो है वह हमें यहाँ से काट देगा या बेड़ा पार करेगा, हमारा सब कुछ छिनवा दिया, अब दिल्ली पर भी उनका कब्जा करवाएगा, तुम परवाह मत करो। यानी वह अन्य लोगों को एक दूसरे को भड़का रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें तो दिल्ली से भी वहाँ से भी निकाल दिया है और यहाँ पर भी कौन रोकता है, ऐसा वह कहते हैं। अभी यह जो है वह मुस्लिम हिंदू नहीं है, केवल हिंदू हिंदू ही है जो झगड़ा कर रहे हैं। एक पड़ोसी बोला, इस मामले में पुलिस कर ही क्या सकती है। गांधी ने कहने से पुलिस मुसलमानों की बेजा दरफदारी कर रही है, यह फौजदारी का मामला तो है नहीं, यह तो दीवानी का मामला है, वह अदालत में दस्तखत देख लेंगे, गांधी क्या कर लेगा। यानी वह कहते हैं यह इस पर गांधी जी क्या कर लेगा, यह तो हम इस पर तो कोर्ट में जाएंगे, वकील के पास जाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। कनक ने सांत्वना पाई कि भीड़ पंडित जी से लड़ नहीं रही थी, उनका समर्थन कर रही थी। कनक को देखकर भीड़ ने मार्ग दे दिया। यानी वहाँ जो कनक जो वहाँ सामने जाकर सब लोग पंडित जी का विरोध नहीं कर रहे थे, तो पंडित जी को एक सांत्वना दे रहे थे, उसका मनोबल बढ़ा रहे थे कि वहाँ जाकर कनक ने भीड़ ने कनक को रास्ता दिया और कनक अंदर गई। एक मिनट, ये कहाँ चला गया, ये ऐसा ही हो रहा है, देखो। एक मिनट। तो वहाँ उस समय में जो दंगा फसाद हो रहे थे उसका सब परिणाम सबके ऊपर आ रहा था। तो इसलिए जो भीड़ जो थी वह कोई जगह के लिए आया था और केवल एक हिंदू थे, हिंदू पर ही झगड़ा करने के लिए उतावले हो रहे थे, एक दूसरे को मारकाट कर रहे थे। यहाँ पर हम आए थे, यह भी हो गया था। हाँ, भीड़ कनक को मार्ग दिया। पंडित जी बहुत क्षुब्ध थे, उन्होंने बताया कि सैयद पाकिस्तान से लौट आया तो अपने घर की औरतों को और थाने से पुलिस साथ लेकर आया था कि उसका मकान उसे दिलवा दिया जाए। यानी जो सैयद जो था, जिसका मकान था, वह जो है वह पाकिस्तान से लौट आया है और जो भी घर की जो महिलाएं हैं, घर के जो भी परिवार है वह आया तो आया, लेकिन पुलिस को साथ लेकर आया था और वह कह रहा है कि मेरा मकान मुझे चाहिए, ऐसा वह कह रहा है। मैंने उसके साथ धोखा किया है, ग्वाल मंडी में हमारा कोई मकान है ही नहीं। मैंने उससे कहा, मैंने जो कागज़ तुम्हें दिए थे वे दिखाओ, तो झूठ बोल गया कि मैंने उसे कागज़ दिए ही नहीं, लेकिन मेरे पास तो उसके दिए और लिखे कागज़ मौजूद है। अभी वहाँ जो पंडित जी ने जो उसके लाहौर के वहाँ की जो ज़मीन थी, मकान थी, वहाँ उनको दी थी, कागज़ दिए थे, लेकिन अब वह सैयद कह रहा है कि आपने हमें कागज़ दिए ही नहीं थे। लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि मेरे पास उनका लिखा हुआ सब कुछ कागजात जो है, सब कुछ जो है वह सबूत मेरे पास है, ऐसे पंडित जी कह रहे। बजरंग गवाह है, बेईमान झूठ बोल गया, यह कागज़ तो हम यहाँ छोड़ गए थे, आपने बक्से तोड़कर निकाल लिए हैं, मैंने उसके दस्तखत दिए तो कहने लगा सब जाली है। पंडित जी बहुत देर तक क्षोभ में बोलते रहे। यानी वह पंडित जी बता रहे थे, दस्तखत दिया और सब जाली है, ऐसा कहकर वह
पंडित जी चुप हुए। कनक को सैयद की ऐसी हरकत पर बहुत क्रोध आया। यानी ऐसी हरकत पर अभी पहले से जो जाते समय जो भी 5,000 कुछ तो रकम थी, कुछ तो रुपए थे, वह उस पर वह पैसे देकर जो भी जायदाद के कागज़ थे वह कागज़ पर पंडित जी ने दिए थे और फिर सैयद ने भी दिए थे। और वह सैयद के पास नहीं, आपका सैयद कह रहा है कि मेरे पास अपने कागज़ दिए नहीं, लेकिन पंडित के पास सब कुछ लेखा जोखा है और अब वह पलट गया है सैयद। तो कनक जो है इस बात पर क्रोध आया, गुस्सा आया। गांधी जी के प्रार्थना के समय के भाषण और वक्तव्य पत्रों में नियमित रूप से छपते थे। पंडित जी गांधी जी की बात को देश की ना कान से न्यायबुद्ध की पुकार मानते थे और गांधी जी के वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ते थे। तीसरे दिन पंडित जी प्रातः ही अखबार देखकर विस्मित रह गए। यानी वह गांधी जी जो भाषण देते थे, प्रार्थना करते थे, जो भी लेख छापते थे, वह उनको गांधी जी का समर्थन करते थे विचारों से। तो वह सब कुछ देख रहे थे, पढ़ते थे और गांधी जी का न्याय 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 गांधी जो न्याय करते थे उसी न्याय पर चलते थे। वह सब कुछ होता था। तो वह एक दिन, तीसरे दिन वह अखबार पढ़ते थे और पढ़ते समय गांधी जी के विचार पढ़ते समय वह पढ़कर विस्मित हो जाते हैं। पंडित जी ने कनक और कंचन को अखबार दिखाया। बेटा देखो, यह ज़रा पढ़कर सुनाना। तो वह पंडित जी ने कहा कि देखो बेटा, यह तुम पढ़कर सुनाना। तो उस पर लिखा था, इस सैयद ने झूठ और फरेब की इंतहा कर दी है। कनक ने पढ़कर सुनाया। यानी वह कनक ने पढ़कर सुनाया कि इस सैयद ने झूठ और फरेब की इंतहा कर दी है। और कंचन ने पढ़कर सुनाया, कनक कमरे साफ करना छोड़कर सुनने के लिए आ गई। यानी कनक जो है, कंचन जो है, वह कनक और उसके पिता के सामने का जो भी साफ सफाई का काम कर रही थी वह करते हुए आई। गांधी जी का वक्तव्य था, इस देश को भय से छोड़ जाने वाले मुसलमानों को भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे लोग चाहे तो लौटकर अपने मकानों में बस सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि जो भी लोग भारत छोड़कर गए हैं, जो भी आना चाहते हैं, वह आकर अपने कमरों में या अपने मकानों में बस सकते हैं। सरकार उनकी और उनके जान माल की रक्षा के लिए जिम्मेदार होगी। यानी जो भी नुकसान हुआ है, जो भी मकान है, उसकी सरकार जिम्मेदार होगी, ऐसा गांधी जी ने कहा था। कल कल दिल्ली के एक बहुत सज्जन नेशनलिस्ट मुसलमान अपने परिवार की पर्दापोश स्त्रियों के साथ बहुत ही परेशान हालत में मेरे पास आए थे। यह मुसलमान सज्जन पुराने राष्ट्रवादी है, आतंक के कारण मातृभूमि को छोड़कर चले गए थे। यानी कल वह जो सैयद जो थे, वह सैयद आया था और वह कि अच्छा है और देश प्रेमी है, और वह कल मेरे पास आया था। वे भारत सरकार के आश्वासन पर भारत सरकार की प्रजा बनकर अपनी जन्मभूमि में रहने के लिए लौट कर आए हैं। यानी वह भारत भूमि का प्रेम है, वह प्रेम के कारण वह लौट कर आए हैं। कल दुरानी गली में अपने मकान पर वापस पहुँचे तो उन्होंने अपने मकान पर लाहौर से आए हिंदुओं का कब्जा पाया। यानी वह कहता है, उस लेख में था, कल वह अपने दुरानी गली के मकान में गए तो वहाँ पर जो लाहौर से जो हिंदू आए थे उनका कब्जा पाया। इस सज्जन की अनुपस्थिति में उनके मकान का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया गया है। यानी उस यह जो नहीं थे सैयद, तो ताला तोड़कर कब्जा किया है, ऐसा उसमें लिखा था। इस सज्जन ने फैज बाजार के थाने में न्याय और सहायता के लिए फरियाद की। मुसलमान सज्जन पुलिस साथ लेकर मकान पर गए थे, परंतु हिंदुओं की भीड़ ने पुलिस को उचित कार्रवाई नहीं करने दी। यानी जो गए थे पुलिस के साथ आए थे, जो भी, और वहाँ के जो हिंदू थे उन्होंने कोई कार्रवाई करने नहीं दी, ऐसा उस लेख में लिखा था। किसी भी सरकार के लिए यह बहुत शर्म की बात है कि नागरिकों को उनका न्यायोचित अधिकार न मिले, नागरिकों के जान माल की रक्षा न की जा सके। मैं सरकार से जोरदार अपील करता हूं कि न्याय की रक्षा में जो भी विरोध और अड़चने आए उनका सामना किया जाए। यानी वह कहते हैं गांधी जी, जो भी न्याय है, जो न्याय को उचित नहीं समझता उसका विरोध किया जाए, उसको न्याय दिला जाए, ऐसा वह कहते हैं। सरकार का फर्ज है कि दुरानी गली का मकान उसके मालिक को ज़रूर मिले। यानी जो पंडित जी है, पंडित जी के पास का जो मकान है वह मकान दुर्रा सैयद को मिले, ऐसा वह कहता है। कानून व्यवस्था और न्याय की रक्षा के लिए यदि सरकार को कड़ा से कड़ा कदम
उठाना पड़ता है तो भी झिझकना उचित नहीं है। यानी वह कहते हैं कि सरकार को न्याय के लिए कोई कठिन कार्य, कुछ मार झगट करनी है तो वह कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पंडित जी को सैयद के फरेब पर बहुत क्रोध आया। इस बात पर भी क्रोध आया कि गांधी जी ने दो पक्षों की बात सुने बिना ऐसा वक्तव्य दिया। यानी गांधी जी ने भी वह पंडित और सैयद के बीच का क्या बात है, यह कुछ जाने बिना देखे बिना गांधी जी ने भी ऐसा क्यों कहा, ऐसा दोनों पर भी पंडित जी को क्रोध आया। वे बिड़ला भवन जाकर गांधी जी को मकान की बिक्री के कागजात दिखाने को तैयार हो गए। यानी जो जो बिड़ला भवन जाकर गांधी जी को जो भी कागजात थे वह दिखाने के लिए तैयार हो गए। कनक और कंचन दोनों पंडित जी के साथ जाने के लिए तैयार थी। कनक और कंचन ये भी पंडित के साथ जा रही थी। पंडित जी गांधी जी से मिल सकने के लिए उसके सेक्रेटरी से फ़ोन पर समय निश्चित करने के लिए फैज़ बाज़ार की ओर गए तो दुर्रानी गली और सिलवाली गली में सैयद की चालबाजी की बात लोगों को बताते गए। यानी वहाँ जो है कॉल करने के लिए जा रहे थे गांधी जी से मिलने के लिए, समय मांगकर कॉल करके बाद, तब भी जो भी वह सैयद ने जो भी किया है वह सब कुछ बताते जा रहे थे। पंडित जी ने 25 मिनट में 3 बार बिड़ला भवन में फ़ोन किया। उत्तर मिला, गांधी जी के सेक्रेटरी गांधी जी के समीप पत्र व्यवहार के काम में व्यस्त है। तो वहाँ 25 बार फ़ोन किया, 25 मिनट फ़ोन किया और वहाँ उनको उत्तर मिला कि जो सिक्योरिटी है वह गांधी जी के साथ पत्र व्यवहार में व्यस्त है, ऐसा संदेश मिला। घंटे भर पश्चात बात हो सकेगी। पंडित जी कुछ समय बाद फ़ोन करने के विचार से लौट रहे थे तो उन्हें पता लगा कि हिंदू उर्दू पत्रों में भी गांधी जी का वक्तव्य छपा था और गांधी जी के ऐसे वक्तव्य और शरणार्थियों के प्रति उनकी क्रूरता के लिए खेद भी प्रकट किया था। यानी जो अंग्रेज़ी उर्दू था वह सब कुछ था, उसके में भी गांधी जी के विचार छपे थे। वह सब कुछ शरणार्थियों के प्रति जो क्रूर था मन में वह प्रकट किया था। 8:30-9 बजे शरणार्थी कौतूहल से दुर्रानी गली में जमा होने लगे। 10 बजे तक 200-250 की भीड़ हो गई। यानी जो 8:30-9 बजे तक सब कुछ जो दुर्रानी गली में आया और फिर लोग बढ़ रहे थे, भीड़ हो गई थी। लोगों को वास्तविक स्थिति बताते बताते पंडित जी का गला सूखने लगा। यानी जो सच क्या है वह बताते बताते पंडित जी थक चुके थे। कनक कंचन सब काम छोड़कर कौतूहल में भीतर चली आई स्त्रियों को उत्तर दे रही थी। माँ सहानुभूति में इकट्ठी हो जाने वाली भीड़ से भी घबराने लगी। यानी सब कुछ जो कंचन और कनक है वह एक दूसरे को सहानुभूति दे रहे थे और जो भी है वह बता रहे थे और वह भीड़ देखकर उनकी जो माँ है वह घबरा गई थी। लड़कियों ने माँ को साहस रखने के लिए कहकर दृढ़ निश्चय प्रकट किया, हम गांधी जी को सब कुछ बताएगी, उससे पहले पुलिस आएगी तो हम यहाँ सत्याग्रह करेगी। पुलिस हमें खरीदे हुए मकान से कैसे निकाल सकती है। यानी हम गांधी जी से बात करेंगे, हम यहाँ सत्याग्रह करेंगे और जो भी पुलिस आई है तो खरीदे हुए मकान से हमें कैसे निकाल सकती है, ऐसा वह कह रही है। उत्तेजित भीड़ क्रोध में ललकार रही थी, हम देखेंगे गांधी जी और कांग्रेसी सरकार बचे हुए हिंदुओं को कैसे निकालती है। एक को निकाला तो फिर सबको निकालेंगे, हमारे मकान हमें कौन दिलाएगा। यानी जो भीड़ है वह कहती है कि एक को निकालेंगे तो सभी को निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मकान हमें कौन देगा, ऐसे वह कह रहे हैं। भीड़ की उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। 11 बजे पंडित जी दूसरी बार बिड़ला भवन में फ़ोन करने के लिए जाना चाहते थे, परंतु भीड़ के कारण गली से निकालना कठिन हो गया। तो फिर वहाँ 11 साढ़े 11 बजे पंडित जी बिड़ला भवन फ़ोन करने वाले थे, लेकिन वहाँ भीड़ के कारण वह उनको जाना कठिन लगता था, जाने के लिए रास्ता नहीं था। कुछ ही कदम जा पाए थे कि सुना, लाठी पुलिस आ रही है, बंदूकों वाले सिपाही भी है। पंडित जी का हृदय धड़कने लगा। वे अपने मकान के दरवाजे पर लौट आए। यानी वहाँ सुना, वहाँ जा रहे थे तो वह जो भी सिपाही है, लाठी वाले, बंदूक वाले जो भी है वह आ रहे हैं। बहुत ज़ोर से नारे लगने लगे, मकानों से नहीं नहीं हटेंगे, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, गांधी मुर्दाबाद। भीड़ ने गली मोहल्ले पर पुलिस का रास्ता रोक लिया था। यानी जो भीड़ थी उस भीड़ ने रास्ता रोक लिया है और वह कह रहे हैं कि गांधी जी मुर्दाबाद, हमारे मकान हम नहीं हटेंगे, ऐसा वह कह रहे हैं। पंडित जी कनक कंचन बहुत आतंक में थे।
जाने क्या होने वाला है। वे अपने अधिकार के लिए सूझ जाने के लिए तैयार थे, यानी जो भी अधिकार थे वह अधिकार पर चलने वाले थे, न्याय पर चलने वाले थे। उनके कलेजे धड़क रहे थे, नारों की गूंज और उत्तेजना में जान पड़ रहा था कि भीड़ बढ़ रही थी। यानी सब कुछ वहाँ देखकर भीड़ बढ़ रही थी, घबराहट हो रही थी। इस सब ने इन्हें संकोच और घबराहट हो रही थी, परंतु अपना मकान छोड़कर भी नहीं जा सकते। यानी जो साहस, जो घबराहट तो हो रही थी, लेकिन मकान छोड़कर भी जा नहीं सकते थे, यह भी प्रश्न था। सहसा बंदूकों के दगने की गूंज सुनाई दी, यानी बंदूकों की गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। पंडित जी सिर पटक कर ड्योढ़ी में पड़ी खाट पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हमारे लिए इस तरह खून बहेगा, बेटा जाने दो। उन्होंने समीप खड़ी कंचन और कनक को संबोधन किया। उसे दो मंजूर हो, हमारी ही कुर्बानी की ज़रूरत है तो हो जाने दो, रहने दो, मकान छोड़ दो। यानी वो पंडित जी कहते हैं कि जाने दो, इन्हें हमारी कुर्बानी की आवश्यकता है तो जाने दो, मकान छोड़ दो, ऐसा वह अपनी बेटियों से कहे। कंचन ने विरोध किया, क्यों पिताजी, हम कहाँ जाएंगे, हमारे जाने का सवाल नहीं है। कनक ने क्रोध में उसे टोक दिया, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। यानी वह कहती है कि कंचन है कि नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करिए। तो कनक कह रही है कि वह टोक दिया, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। मरना है तो दूसरे क्यों मरे, मैं आगे आती हूँ, मैं आगे जाती हूँ। कनक भीड़ की तरफ लपक कर रास्ता मांगने लगी। हटिए ज़रा, हटिए, मुझे रास्ता दीजिए। जो वहाँ लड़ने के लिए तैयार है और वह कनक जा रही है और भीड़ को कह रही है कि हटिए, हटिए, मुझे जाने दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति यूजीसी नेट सेट जेआरएफ का सभी रचनाओं का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।